तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाला बुक है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 19 फरवरी को, इसी महीने। जी हाँ बच्चों, 19 फरवरी 2024 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो बार बार रिपीट हो रखा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और हाँ बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, तो उस सरप्राइज़ को एक बार देखिए बच्चों। तो हम लेकर के आए हैं आप सभी बच्चों के लिए हिंदी के 20 सैम्पल पेपर। जी हाँ बच्चों, सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये 20 सैम्पल पेपर आप ले सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये जो सैंपल पेपर है इसके अंदर आपको पूरा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, वैसे तो ये 199 रुपये का है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो 50% की भारी छूट देखने को मिलेगी। केवल 99 रुपये में आपको 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से एक सैंपल पेपर केवल 5 रुपये का पड़ा। ठीक है, 50% की भारी छूट लेने के लिए आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा VSP07। व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर से बेहतर ढंग से कीजिए। अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से इंटरनेट माध्यम की खूबियाँ व कमियाँ जो है उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, देखने में क्वेश्चन आसान लगता है, लेकिन क्या होता है ना, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, अरे यार ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका तो बना बना के लिख लूँगा। ठीक है, लेकिन जब पेपर में आ जाता है तो दिमाग में पॉइंट आए नहीं करता है कि यार ये क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन इसका कौन सा पॉइंट लिखूँ कौन सा नहीं लिखूँ, है ना। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा रहता है एग्ज़ाम के अंदर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले लिया है कि अलग अलग जनसंचार माध्यमों में से जो आपका इंटरनेट माध्यम है उसकी क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। देखिए, एक सिक्का जो होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड आपका और दूसरा होता है टेल। ठीक है, तो हेड मतलब समझ लीजिए अच्छाइयाँ और टेल मतलब समझ लीजिए बुराइयाँ। तो उसी प्रकार से जो इंटरनेट है उसकी कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ कमियाँ भी है या खामियाँ कह लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेट माध्यम की खूबियों की। तो देखिए, खूबियों की बात करें तो आप यहाँ पर मोई मोई देख सकते हैं इंस्टाग्राम रील्स पर। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, जोक सपाट। मोई मोई देखने की जगह नहीं है भाई। आप यूट्यूब पर अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, और मनोरंजन के लिए आप जो है सो कि इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी देख सकते हैं, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और लोग देखना भी पसंद करते हैं। मैं भी देख लेता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो देखिए, इंटरनेट माध्यम की खूबियों की बात करें तो दृश्य प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। यहाँ पर आपको दृश्य माध्यम भी देखने को मिलेगा, यानी आप चीज़ों को देख भी सकते हैं, और लिखा हुआ भी देखने को मिलेगा जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। तो एक तो ये यहाँ पर इसकी खूबी हो गई इंटरनेट माध्यम की। दूसरा है, इंटरनेट के द्वारा बटन दबाते ही सूचनाओं का विशाल भंडार प्राप्त होता है। ठीक है, आजकल तो यहाँ पर चैट जीपीटी AI का ज़माना है, तो जैसे ही आप चैट जीपीटी वगैरह से कुछ चीज़ पूछेंगे तुरंत आपको रिप्लाई दे देगा, है ना। जैसे कि मैंने चैट जीपीटी से बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। मान लीजिए कि मैंने एक बारी मान लीजिए क्या, मैं आपको बताता हूँ, एक बारी मैंने पूछ लिया था कि बताओ मैं कहाँ रहता हूँ। ठीक है, चैट जीपीटी कह रहा है कि मुझे नहीं पता भैया। मतलब काफ़ी फ़नी सा जवाब था उसका। आप कभी चैट जीपीटी यूज़ करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, एकदम लगेगा ही नहीं कि उधर वाला एक रोबोट आपसे बात कर रहा है, एक AI बात कर रहा है, लगेगा अरे ये तो मेरा दोस्त ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, काफ़ी फ़नी से आपको जवाब देगा और बहुत अच्छा है भैया चैट जीपीटी, आप भी कभी यूज़ करके देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि इंटरनेट के अंदर क्या है कि भैया आप एक बटन दबाते ही विशाल सूचनाओं का भंडार प्राप्त हो जाएगा। आपको कोई भी चीज़ नहीं आता है तो गूगल वगैरह पे भी आप सर्च कर सकते हैं ना कि भैया बताइए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे अभी आप ये वीडियो भी देख पा रहे हैं तो ये भी इंटरनेट पर ही देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट की खूबियों के अंदर आप लिख सकते हैं कि भैया आपको प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, आप जो है वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, और ये भी इंटरनेट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। ये संवादों के आदान प्रदान व चैटिंग का सबसे सस्ता स्रोत है।
अब पहले के ज़माने में क्या होता था, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब चिट्ठी से एक दूसरे से बात किया जाता था। आपने वो गाना भी सुना होगा कि कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा, मेरे अंदर का सिंगर जाग उठता है। खैर, तो देखिए कबूतर जा जा से मेरा अभिप्राय है कि पहले के ज़माने में चिट्ठी वगैरह भेजने के लिए कबूतर का इस्तेमाल किया करते थे, ऐसा कहा जाता है। कितना सच कितना झूठ मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। तो चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे। अब चिट्ठी भेजने के लिए भैया यहाँ पर पैसा खर्च होता था, जिसमें 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा जो भी उस ज़माने का रेट रहा होगा, उस रेट से यहाँ पर चिट्ठी को भेजा जाता था। एक लेंदी प्रोसेस होता था। आप अपना चिट्ठी लिखेंगे, मेरे प्रिय मित्र, आशा करता हूँ आप खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, ठीक है, मैं आपको ये संदेश भेज रहा हूँ। फिर लास्ट में आपका नाम आ जाता था। फिर इस तरह से करके आप अपने मित्र को इस तरह से पत्र वगैरह भेजा करते थे, चिट्ठी वगैरह भेजा करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, ए भाई क्या कर रहा है, चले मोमोज खाने, अरे यार मन नहीं कर रहा यार, चलना आज की पार्टी मेरी तरफ से 20 के मोमोज खा के आते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा ज़माना जो है बदल चुका है। कहाँ उस टाइम पे इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी करके, इतना पैसा खर्च करके, इतना टाइम खर्च करके चैटिंग वगैरह हुआ करती थी। चैटिंग तो नहीं कहेंगे उसको, संवाद कहेंगे। आज के टाइम पे उसी को एक तरह से चैटिंग के रूप में आप देख सकते हैं कि व्हाट्सअप वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे तुरंत चैट हो जाता है। तो कितना पैसा लगता होगा, 0.1 KB 2 KB इस तरह से लगता होगा, है ना। इतने में कितना ही पैसा खर्च हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि इंटरनेट माध्यम की खूबियों के अंदर कि यह संवादों के आदान प्रदान का बहुत ज़्यादा सस्ता स्रोत है, ठीक है। सबसे बड़ी तीव्र गति से पहुंचाई जाती है, ठीक है। जो खबरें वगैरह होती हैं, यहाँ पर देखिए खबरों के बारे में बता रखा है, जो न्यूज़ होता है वो बहुत तीव्र गति से, ठीक है, बड़ी तीव्र गति से यहाँ पर पहुँचाई जाती है। मान लीजिए कि दुनिया में कुछ हो गया, जैसे वॉर वगैरह का सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, इजराइल पैलेस्टीन वगैरह का वॉर। तो ऐसे नहीं होता है इजराइल और पैलेस्टीन में हो गया युद्ध, देखिए इन्होंने इतने मिसाइल मार दिए, ये वगैरह वगैरह इस तरह से करके। मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की जो खबरें होती हैं, और भी मोदी जी की जो खबरें होती हैं कि देखिए मोदी जी आज मिले हैं मेलोनी जी से, है ना। तो इस तरह से, और मोदी जी के गाने तो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा खतरनाक ही वायरल हो रहा है। खैर, तो जो खबरें होती हैं, न्यूज़ वगैरह होता है, उसको बहुत तेज़ी से वायरल किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है जनता के बीच में। तो ये इंटरनेट माध्यम की खूबियों के अंदर आप लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है बच्चों, इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू अगर अच्छा है तो दूसरा पहलू खराब भी होगा। तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट माध्यम की खामियां कह लीजिए या कमियां कह लीजिए, इसमें समय सीमा न होने के कारण लोग दूसरे कार्यों से कटते जा रहे हैं। आज के टाइम पे आप देखेंगे लोग जो है ना फ़ोन वगैरह में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। कई बारी तो मैं खुद इंस्टाग्राम पे क्या करता हूँ, रील वील देखने के लिए थोड़ा सा बैठता हूँ और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कैसे बीत गया। जैसे मान लीजिए मैं 12 बजे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, 12 बजे बैठा हुआ हूँ और रील देख रहा हूँ, देखते वहाँ पर 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, ठीक है। फिर देखता हूँ, अरे अभी तो बैठा था इंस्टाग्राम पे रील देखने के लिए, थोड़ा सा फ्री हुआ था, तो अभी 2 बज गए, दोपहर के 3 बज गए, ठीक है। तो ये चीज़ है। या रात की बात करें तो रात को मान लीजिए 11-12 बजे देखना शुरू किया तो वो भी हो जाता है, सुबह हो जाती है देखते देखते। तो ये एक कह सकते हैं कमियां हैं, ठीक है, इंटरनेट माध्यम की, कि भैया इसमें कोई समय सीमा नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, जिस कारण से लोग जो है दूसरे कार्यों से कटते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए गेम ले लीजिए, फ्री फायर, पबजी वगैरह के जो गेम है उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। अब तो आ गया है गवर्नमेंट के रूल की वजह से, तो जिससे कि क्या है, लोग उसमें लगे रहते हैं, जिससे कि अन्य लोगों से कटते चले जा रहे हैं लोग, ठीक है। गरीब तथा अनपढ़ों के लिए इंटरनेट किसी काम का नहीं है। आज के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे, जो गाँव में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग से मेरा मतलब है कि जिनके पास इंटरनेट की सुविधा अभी नहीं है, ठीक है, या उनके पास इंटरनेट की सुविधा अगर है भी तो वो उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है। पहले के टाइम पे तो ये सब चीज़ें देखी नहीं। इंटरनेट जो है 2016 के बाद से ही इंडिया में बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, ठीक है। तो इतनी तेज़ी से ऊपर जाने के कारण भी आज के टाइम पे बहुत लोग इंटरनेट को नहीं चला पाते, क्योंकि उन्होंने शुरू में ये सब चीज़ें देखी ही नहीं, ठीक है। नई पीढ़ी तो इस चीज़ को समझ रही है, लेकिन पुराने लोग आज भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है कि गरीब और जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए इंटरनेट किसी काम का नहीं है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं इंटरनेट माध्यम की कमियों या खामियों के अंदर, ठीक है। नई पीढ़ी में स्वयं को हर समय अपडेट रखने की लत लगने के बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। आज की जो जनरेशन है, जेन जी जनरेशन जिसको आप कहेंगे, ये वाली जनरेशन भैया हर टाइम अपने आप को अपडेट रखना चाहती है। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम ये आपका व्हाट्सअप वगैरह पे हैशटैग मैं आज आया हूँ घूमने के लिए, ये देखिए ये है मेरा पसंदीदा वो, ये इस तरह से करके हर समय अपडेट रखेंगे अपने आप को कि भैया ये मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम भी आ रहे हैं, ठीक है। क्राइम वगैरह भी हो जाता है कई बार इसको लेकर के, या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट माध्यम की खामियों के अंदर लिख सकते हैं बच्चों, ओके। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए इसके बारे में। तो जो हमारा रेडियो होता है आप सबको पता ही होगा, कुछ इस तरह का रेडियो होता है जिसके अंदर से आवाज़ आता है, उसके अंदर हम कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं। और दूसरा होता है भैया यहाँ पर हमारा, एक तो रेडियो हो गया, और टेलीविज़न के बारे में भी आपको पता ही होगा, टेलीविज़न से यहाँ अभिप्राय टीवी से है, ठीक है। तो रेडियो और टेलीविज़न की अगर बात करें तो इसकी समाचार जो इसमें बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। जो टीवी पर न्यूज़ आता है, ठीक है, रेडियो पर न्यूज़ आता है, तो इसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो भाषा के स्तर पर गरिमा को बनाए रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करें ताकि सभी वर्ग तथा स्तर के लोग समझ सके। अब देखिए रेडियो जो है, टीवी जो है, कोई भी देख सकता है, सुन सकता है, कोई बच्चा भी देख सकता है, कोई बड़ा भी देख सकता है, कोई बूढ़ा व्यक्ति भी देख सकता है। तो वहाँ पर न्यूज़ वगैरह देते वक्त, समाचार वगैरह देते वक्त ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा सरल हो, हर एक वर्ग का लोग उसको समझ सके, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या मिडिल क्लास हो, सभी समझ सके, ठीक है। वाक्यों के अंदर छोटे छोटे तथा सरल हो। कहने का मतलब ये है कि जो वाक्य होते हैं, हमारे सेंटेंस होते हैं, वो छोटे होने चाहिए और सरल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। जटिल शब्दों, समसामयिक शब्दों एवं मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए, ठीक है। जो जटिल शब्द होते हैं, मुहावरे वाले शब्द होते हैं, ठीक है, इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए क्योंकि लोगों को चीज़ समझ में आएगा ही नहीं। और जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्तताएं, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए, ठीक है। जो शॉर्ट फॉर्म वगैरह होता है वो सब नहीं लिखना चाहिए। जटिल शब्द जो होते हैं, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करना, प्रोनाउंस करना कठिन होता है, ये सब नहीं लिखना चाहिए, जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ा जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत बार आ रखा है। तो अभी जो आपका 19 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, ओके। आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से रेडियो माध्यम की खूबियां और कमियों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए रेडियो माध्यम की खूबियों की अगर बात करें तो पहले तो आप अपने दिमाग में रेडियो को इमेजिन कर लीजिए कि अच्छा रेडियो ऐसे हुआ करता था। आज भी गाँव में कई सारे लोग जो है रेडियो को सुना करते हैं। मेरी ड्राइंग पर मत जाना भाई, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। 6ठी क्लास में ही मैं फेल हो गया था ड्राइंग में, और मेरे टीचर हमेशा बोला करते थे कि जयप्रकाश तुम कभी ड्राइंग के टीचर मत बनना, या ड्राइंग में आगे अपना करियर मत बनाना। तो मैं बोलता भी था टीचर को कि सर मैं ड्राइंग में तो नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर लूँगा, ड्राइंग व्राइंग नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन क्या करे, समय का पहिया चलता है और आज के टाइम पे जैसा होता है वैसा ड्राइंग करना पड़ता है समझाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए रेडियो, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसको आप रेडियो मान लीजिए, ओके। तो रेडियो आपने मान लिया। अब देखिए रेडियो माध्यम की खूबियाँ बतानी है, यानी कि इसकी अच्छाइयाँ बतानी है। तो इस माध्यम से ध्वनि, स्वर, शब्दों तथा संगीतों से मनोरंजन व ज्ञानवर्धन होता है। अब देखिए जो आपका रेडियो होता है उसके अंदर से आवाज़ आती है, उसके अंदर हम कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं, है ना उसके अंदर कोई चीज़ लिखा हुआ आता है कि उसको हम पढ़ सकते हैं। तो जो ये आवाज़ आती है बच्चों, ठीक है, ध्वनि स्वर जो आता है, इन शब्दों से संगीतों से और मनोरंजन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रेडियो के माध्यम से आप ये कह लीजिए कि यहाँ पर संगीत वगैरह बजाया जा सकते हैं, मनोरंजन किया जा सकता है और ज्ञानवर्धन हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर रेडियो के माध्यम से ज्ञान वगैरह भी दिया जा सकता है। आज के टाइम पे भी फ़ोन में आपके रेडियो होगा, शायद ही आपने कभी खोला होगा रेडियो, ठीक है। कभी कभी खोल के देख लिया कीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी कई बार यहाँ पर खोल के देखता हूँ, कुछ रेडियो FM आते हैं, चैनल आते हैं, उनको वहाँ पर सुनता हूँ, काफ़ी अच्छा बताते हैं वो, ठीक है। जहाँ पर संगीत भी बजता है, यानी गाना वगैरह भी बजता है, मनोरंजन भी होता है। वो आपने सुना होगा ना, हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के यहाँ पर मनोरंजन भी होता है, ठीक है। और
और ज्ञानवर्धन वगैरह भी होता है कि आज दिल्ली में ये हो गया, आज देश दुनिया में ये हो गया, इस तरह से न्यूज़ वगैरह भी आता रहता है। तो ये रेडियो माध्यम की खूबियाँ लिख सकते हैं। अगला, यह सस्ता माध्यम है। अब देखिए रेडियो माध्यम जो है एक सस्ता माध्यम है, इसीलिए स्टार्टिंग के टाइम पे भारत में रेडियो ही पॉपुलर हुआ था क्योंकि ये सस्ता है। ठीक है, एक बारी आप इसको परचेज कर लीजिए और इसके अंदर की जो बैटरी है, सेल है, उसको टाइम टू टाइम बदलते रहिए और सुनते रहिए। ठीक है, निरक्षर व पढ़े लिखे सभी इसका आनंद ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो दोनों तरह के लोग जो है इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक अच्छाई है। इसके माध्यम से दूर दराज के कार्यक्रम भी आसानी से सुने जा सकते हैं। ठीक है, रेडियो माध्यम से क्या होता है, दूर दराज के जो कार्यक्रम होते हैं आसानी से सुने जा सकते हैं। जब मैं गांव गया था, अभी से 1-1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने देखा था जो मेरी दादी लगेंगी वो रेडियो सुन रही थी। अभी देखिए 2023 ख़त्म होने की कगार पे है और मैं 2021-22 के आसपास गया था। ठीक है, अब सोचिए 21-22, उस टाइम भी कोई ये पुराने ज़माने की बात नहीं है, 2021-22 अभी बीता हुआ साल है। ठीक है, उस टाइम पे भी मेरी दादी जो लगेंगी वो रेडियो सुन रही थी और उस रेडियो पर दूर दराज की खबरें आ रही थी। ठीक है, जैसे दिल्ली में ये हो गया, हरियाणा में ये हो गया। ठीक है, और मेरे गाँव से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब इतने दूर दूर पर कोई ख़ास चीज़ें हो रही हैं तो उसकी भी खबरें आ रही हैं। ठीक है, और वहाँ के भी कार्यक्रम आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रेडियो माध्यम से सुने जा सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और वीडियोस को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर ज़रूर किया कीजिए बच्चों। इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो हम चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं उसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, अगर आप अपने 2-3 दोस्तों को शेयर करेंगे और उनके भी मार्क्स अच्छे आएंगे तो वो आपको धन्यवाद देंगे, आपको दुआएँ देंगे और हमेशा दुआएँ लेनी चाहिए, है ना। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि भाई मेरे को दुआ दे दियो, बस पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस दुआ दे दियो कि तेरे से भी 2 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए क्योंकि मैंने तेरे को ये शेयर किया है। खैर मजाक कर रहा था, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए रेडियो माध्यम की जो खामियां है, जिसको आप कमियां कह सकते हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एक रेखीय माध्यम की तरह पीछे नहीं लौट सकता ये। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये यूट्यूब पे ये जो मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, इसको अगर आपका कोई भी पार्ट समझ नहीं आए तो पीछे रिवाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे कर लेंगे। लेकिन जो रेडियो है वो एक रेखीय माध्यम है, इसको पीछे नहीं लौटा सकते। एक बार जो इसमें सुनाई दे गया, जो गाना बज गया, जो न्यूज़ चल गया वो चल गया, उसको पीछे नहीं किया जा सकता। अब अगले कार्यक्रम का आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कई बार रेडियो कार्यक्रमों एवं समाचार बुलेटिनों का प्रतीक्षा करना पड़ता है। ठीक है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है करके, है ना। तो ये रेडियो माध्यम की खामियों के अंदर आप लिख सकते हैं। रेडियो में अधिक लंबे कार्यक्रम नहीं सुना जा सकता क्योंकि वे उबाऊ हो जाते हैं। ज़्यादा लंबा कार्यक्रम रेडियो में आप नहीं सुन सकते, बोर हो जाओगे। लेकिन फ़ोन वगैरह पे बोर नहीं होते हैं। ठीक है, मोबाइल वगैरह पे क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं कंटेंट को। लेकिन रेडियो पे चेंज जल्दी नहीं कर सकते, करेंगे भी तो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो एक ये कारण है कि भैया रेडियो जो माध्यम है, मतलब कारण क्या है बोले, रेडियो माध्यम की कमियों के अंदर आप ये लिख सकते हैं। इस माध्यम में श्रोताओं को बांध कर रखना काफ़ी कठिन होता है, जो सुनने वाले होते हैं। ठीक है, श्रोताओं का मतलब होता है सुनने वाले, इन लोगों को बांध कर रखना, अपने पास में बैठा करके रखना रेडियो के, ये काफ़ी कठिन होता है। क्योंकि भैया आपको नहीं पता कि जो सुनने वाला है वो क्या सुन करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, मान लीजिए कि उसको 7 बजे से लेकर के यहाँ पर 7:30 बजे तक का, ठीक है, 7:30 तक का एक न्यूज़ सुनना है, इतना उसने सुन लिया, उसके बाद बस वो रेडियो बंद कर देगा। ठीक है, तो ये जो श्रोता होते हैं, जो एक तरह से कह लीजिए यूज़र होते हैं रेडियो के, उनको बांध करके रखना, उनको इंगेज रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला देखिए भैया, यहाँ पर हमारा है टीवी माध्यम। टीवी माध्यम की खूबी और कमी के बारे में बताना है। तो टीवी आपने सबने देखा ही होगा। आज के ज़माने में टीवी अब थोड़ा कम चलता है, मोबाइल ज़्यादा चलता है, लेकिन फिर भी हम टीवी की बात करते हैं। मैंने भी देखा है टीवी और आपने भी देखा ही होगा यार, है ना। इस तरह से मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देखा था, टीवी देखने से याद आ गया मेरे को। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ना, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा। तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखा था कि एक लड़की होती है तो वो बोलती है कि ये देखिए दोस्तों, मैं आज बना रही हूँ पनीर। पनीर तो आपने देखा ही नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अगला एक बंदा आके बोलता है ना, हमने ना देखा पनीर। ठीक है, यो देख, ये हम यहाँ पर दाल चावल बना रहे हैं या फिर हम यहाँ पर साग बना रहे हैं, समथिंग करके। काफ़ी फ़नी रील था वो, है ना। तो
भटक जाता हूँ यार बार बार ही। खैर, तो यहाँ पर देखिए हमारे जो क्वेश्चन है इसके अंदर टीवी जो माध्यम है उसकी खूबियाँ और कमियाँ बतानी है आपको। तो टीवी माध्यम की खूबियों की अगर बात करें यानी अच्छाइयों की बात करें तो विश्व की घटनाओं को घर बैठे सीधे लाइव देखा जा सकता है कि मोदी जी ने आज ये कर दिया, देखिए यहाँ पर ट्रंप आएंगे इलेक्शन में, है ना, बाइडन आएंगे, इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर हो गया, फलाना ढिकना, इस तरह से करके जो भी देश दुनिया की खबरें हैं, बातें हैं, उसको लाइव देखा जा सकता है। ठीक है, यह मनोरंजन व ज्ञानवर्धन का उत्तम साधन है। यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट भी मिल सकता है, आप गाने वगैरह सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, और ज्ञान भी मिल सकता है, आप डिस्कवरी चैनल देख सकते हैं। ठीक है, आप जो है सो कि न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, अगला है इसमें देखने व सुनने का आनंद एक साथ लिया जा सकता है। आप टीवी के अंदर कोई चीज़ देख भी सकते हैं और वहाँ पर जो उसका आवाज़ आता है उससे आप सुन भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो दोनों फीचर आपको यहाँ पर मिलता है। इसके माध्यम से जो है सो कि साक्षर व निरक्षर दोनों तरह के लोग जो है कार्यक्रम देख व सुन सकते हैं। जो आपका यहाँ पर टीवी माध्यम है, टेलीविज़न माध्यम जो है, इसके तरह आप कह लीजिए कि जो पढ़ा लिखा है और जो अनपढ़ है दोनों इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी खूबियों के अंदर आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर टीवी माध्यम की खामियों की बात कर लेते हैं, यानी कमियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए टीवी कार्यक्रमों में दर्शकों को बांधे रखना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ये कठिन कार्य है जैसे कि रेडियो में होता है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर वही बात आ जाता है, आगे पीछे करने का ऑप्शन नहीं होता है। खैर, आजकल तो जो नए नए टीवी आ रहे हैं वो एंड्रॉयड टीवी आ रहे हैं, और एंड्रॉयड टीवी में एक खासियत होता है कि आप प्रोग्राम को आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। बिल्कुल मोबाइल की तरह हो गया टीवी भी। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा पुराने ज़माने की बात अभी कर रहे हैं। इसमें दृश्य, श्रव्य, विजुअल व शब्द जो है सो कि वाइट्स में संतुलन बनाना बहुत कठिन है। यानी जो भी दिखाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, इस तरह से इन सब चीज़ों में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसमें समय की सीमा होती है। यह भी एक रेखीय माध्यम है। ठीक है, इसमें टाइम लिमिट होता है टीवी में कि एक प्रोग्राम, एक शो इतने देर तक चलेगा, उसके बाद अगला आएगा, फिर उसके बाद अगला, इस तरह से इसमें चलता रहता है। और ये भी एक रेखीय माध्यम है, यानी कि एक बार आगे बढ़ गया तो उसमें आप रिवाइंड वगैरह नहीं कर सकते, नए टीवी वगैरह को छोड़ दें तो। ठीक है, ये इसकी खामियां है या कमियां कह लीजिए। टीवी माध्यम में लाभ को ध्यान में रख करके तैयार किए गए कार्यक्रम विशेष दर्शक वर्ग के लिए होता है, अतः ये टाइप्ड हो जाते हैं। यानी कि टीवी माध्यम में क्या है ना, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ठीक है, जिनको ऐड वगैरह दिखाया जा सके, पैसा कमाया जा सके। ठीक है, जिससे कि ये एक टाइप का हो जाता है ये टीवी माध्यम। ठीक है, तो ये टीवी माध्यम की खामियां या कमियों के अंदर आप लिख सकते हैं। खामी कह लीजिए या कमी कह लीजिए, बात एक ही हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से प्रिंट माध्यम की खूबियां और कमियां आपको बतानी है। प्रिंट माध्यम मतलब कि जो छपा हुआ माध्यम होता है, जैसे अखबार। ठीक है, ये प्रिंट माध्यम का उदाहरण है। तो देखिए प्रिंट माध्यम की खूबियों की बात करें तो पढ़ने व सोचने का पूरा अवसर मिलता है। अगर आप एक अखबार पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं कि हाँ भैया इस अखबार के अंदर ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है आप क्या कर सकते हैं, उसमें चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोच भी सकते हैं। तो ये एक इसकी अच्छाई हो जाती है बच्चों। ओके, एक सेकेंड, चलिए, तो ये हो गया। अगला है प्रिंट माध्यम के द्वारा किसी भी सामग्री को संदर्भ के लिए काटकर लंबे समय तक रखा जा सकता है। मान लीजिए एक अखबार पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, और आप जो है बहुत बड़ा काम किए हैं, ठीक है, जिस कारण से आपका जो नाम वगैरह, आपकी डिटेल जो है अखबार में छपी है, तो आप क्या करेंगे, उसको अपनी फ्यूचर जनरेशन को, अपने बच्चों के लिए दिखाने के लिए आप उसको काट करके रख लेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक खासियत होता है। कहीं से भी बीच में से कहीं से भी इसको पढ़ा जा सकता है। अखबार खोलिए, कहीं से भी बीच में से पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बुक खोलिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए। तो ये इसकी यहाँ पर खूबियाँ हैं या अच्छाइयाँ कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो आपका प्रिंट माध्यम की खामियां है या कमियां कह लीजिए, इसको समझ लेते हैं। इसमें सीमित स्थान होता है। जैसे मान लीजिए एक अखबार को छापा जा रहा है, तो सबको पता है कि अखबार के अंदर 15 या 16 पेज होने वाले हैं। जो भी आपको खबर छापना है, ऐड वगैरह छापना है, ठीक है, इन्हीं 15-16 पेजों में छापना है। तो ये इसकी एक कमी आप लिख सकते हैं। निरक्षर अर्थात अनपढ़ लोगों के लिए प्रिंट माध्यम किसी काम का नहीं है। जो निरक्षर है, जो पढ़ नहीं सकते, अक्षरों का जिनको ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए जो प्रिंट माध्यम वो किसी काम का नहीं है। ना तो कोई वो बुक पढ़ सकते हैं, ना कोई अखबार पढ़ सकते हैं, ना कोई और लिखी हुई चीज़ पढ़ सकते हैं। इसीलिए प्रिंट माध्यम उनके किसी काम का नहीं है। ठीक है,
इस माध्यम द्वारा हम तुरंत घटी घटनाओं को जो है सो कि संचालित नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अभी कोई घटना हो गई, ठीक है, उस घटना को तुरंत नहीं इसमें संचालित किया जा सकता। वहीं मान लीजिए कि अगर अभी कोई घटना हो गई और व्हाट्सएप पे क्या करना है, वो न्यूज़ जो है फॉरवर्ड करना है सभी को कि ये घटना हो गई है, बच के रहिए इस तरह से, तो वहाँ पर इंटरनेट माध्यम में किया जा सकता है। लेकिन इस माध्यम के द्वारा हम तुरंत घटनाओं को जो तुरंत घटी घटनाएं होती हैं उसको संचालित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक कमी होगी। मान लीजिए कि आज कोई घटना हुई है तो उसकी खबर आपको कल देखने को मिलेगी अखबारों के अंदर, ठीक है। आय के विशेष स्रोत न होने के कारण प्रिंट माध्यम को विज्ञापनकर्ताओं को वरीयता देनी पड़ती है। जो ऐड वाले होते हैं, कोई भी अखबार आप खोल करके देख लीजिए, कई बारी मोस्टली टाइम आज के टाइम पे देखता हूँ मैं कि फ्रंट पेज पे ही बड़ा बड़ा ऐड दिखेगा, ये कार ले लीजिए, ये चीज़, ये नया फ़ोन लॉन्च हो गया है, ये हमारा दवाई का दुकान खुल गया है, ये हो गया है, वो हो गया। तो मतलब कि जो ऐड देने वाले होते हैं ना, एडवर्टाइज़र, उनको ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी देनी पड़ती है क्योंकि इनका कोई और अर्निंग का सोर्स है नहीं, ठीक है। अशुद्धियाँ हो तो छपने के बाद उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई गलती हो गई और वो छप गया तो उसको दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मान लीजिए एक अखबार की कंपनी है, ठीक है, और वो जो है यहाँ पर अखबार छाप रही है, तो एक साथ वो हज़ारों में लाखों में अखबार छापेगी। और मान लीजिए कि जो एक प्रिंट लगाया गया है कि इसी प्रिंट के बेसिस पे और अखबार छपेंगे, उसी प्रिंट में कोई कमी हो, ठीक है, तो जितने भी अखबार छपे उस रात को उन सभी अखबारों में वहाँ पर दिक्कत आ गई। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि अशुद्धि होने पर छपने के बाद उसे दूर नहीं किया जा सकता है, उसको पूरा हटाना ही पड़ता है और उसकी जगह पे नया वहाँ पर पेज लगा करके दोबारा प्रिंट करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि समाचार लेखन के 6 ककार क्या होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप समाचार देखते हैं तो उसके कुछ कॉमन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे क्या हुआ था, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिलेंगी हर एक समाचार लेखन के अंदर, न्यूज़ वगैरह के अंदर, ठीक है। तो यही आपका समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, क्या, किसके, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। समाचार लेखन में इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, विशेष रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए समाचार पत्र में जो है सो कि और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई हमारी, उसके अंदर गहराई से छानबीन करके, बिल्कुल एकदम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करके जो भी वहाँ पर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे हम लोग यहाँ पर विशेष रिपोर्ट कहते हैं, ओके। अब विशेष रिपोर्ट के कुछ यहाँ पर प्रकारों के बारे में बता रखा है, बोला गया है मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट का मतलब होता है जिस रिपोर्ट में पत्रकार उन सूचनाओं और तथ्यों को छानबीन करके जनता के सामने लाना या लाता है जो पहले सबके समक्ष नहीं आए होते हैं, वो आपका खोजी रिपोर्ट होता है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जिसको आप कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना, ऐसी सूचनाएं, ऐसे तथ्य, फैक्ट जो पहले जनता ने कभी सुने नहीं, कभी देखे नहीं, कि ये देखिए ये है हजारों करोड़ों का फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पर स्कैम हो गया, इस तरह की चीज़ें जब जनता के सामने लाई जाती है फैक्ट्स के साथ, तो ये आपका खोजी रिपोर्ट कहलाता है बच्चों, ओके। आगे देखिए यहाँ पर दूसरे पॉइंट में बताया गया है इन डेप्थ रिपोर्ट के बारे में। इसका क्या मतलब होता है कि सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहराई से छानबीन कर महत्वपूर्ण पहलुओं को जनता के सामने लाने वाली रिपोर्ट होती है इन डेप्थ रिपोर्ट। यानी कि पब्लिकली जो चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, उन्हीं को अच्छे से स्टडी करके और उसी से जो है सो कि कुछ चीज़ें ऐसी जनता के सामने ला देना जो पहले जनता ने देखी ना हो या उतना ध्यान ना दिया हो। एग्जाम्पल के लिए शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे यहाँ पर रिपोर्टर रहे हैं, ठीक है, पत्रकार वगैरह रहे हैं जो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने। पब्लिकली जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, चाहे गवर्नमेंट की साइट पे या इधर उधर से, सारी चीज़ों को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद अपना एक रिपोर्ट यहाँ पर पेश किया कि शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई थी, जिनको हाथ जोड़ करके मैं नमन करता हूँ, इतने लेजेंड आदमी थे वो, ठीक है। तो इसे इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं। अगला है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। ये क्या होता है, जिस रिपोर्ट में घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण और व्याख्या की जाए, ये हमारा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होता है। यानी बिल्कुल विस्तार से इसके अंदर बताया जाता है चीज़ों को, ठीक है।
अगला है विवरणात्मक रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट में समस्या का विवरण, वर्णन और बारीकी से बारीक तथ्यों का उद्घाटित किया जाता है वो हमारा विवरणात्मक रिपोर्ट होता है। इसके अंदर बिल्कुल डिटेल की जो चीज़ें होती हैं ना वो भी यहाँ पर दिखाई जाती है, तो ये हमारा विवरणात्मक रिपोर्ट होता है बच्चों, विवरणात्मक रिपोर्ट। ओके, इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट भी है फीचर रिपोर्ट। सामान्यतः रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, किंतु कुछ एक कथात्मक शैली में भी लिखी जाने वाली रिपोर्ट जो होती है वो फीचर रिपोर्ट कहलाती है। जो भी हमारे यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह है या न्यूज़ वगैरह जो होता है, खबरें वगैरह होती हैं, वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कई जो आपका रिपोर्ट वगैरह होता है ये इससे अलग एक कथात्मक शैली में लिखा जाता है। इस तरह के रिपोर्ट को फीचर रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन ही बन जाता है कि खोजी रिपोर्ट, जिसको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहते हैं, ये क्या होती है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तो खोजी रिपोर्ट में किसी विषय की गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाया जाता है जिसे पहले दबाने या छुपाने का प्रयास किया गया होता है। इस रिपोर्ट का इस्तेमाल प्रायः सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा खोजी रिपोर्ट कहलाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया शास्त्री जी वाला। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ गया भैया उल्टा पिरामिड शैली वाला। ये क्वेश्चन मैं आपको कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, आप यूँ भी कह सकते हैं कि हर बार ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे मैं बहुत कम क्वेश्चनों में बोलता हूँ कि भैया ये क्वेश्चन हर बार ही आता है। ठीक है, तो मैं आपको अगर बता रहा हूं तो बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को किस क्रम में लिखा जाता है, बताइए। तो सबसे पहले उल्टा पिरामिड शैली को समझ लेते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होती है। एग्जाम्पल के लिए एक अगर आप अखबार उठाएंगे तो उसके सबसे फ्रंट पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट बात छापी गई होगी, जो पहला पेज होगा उसका, कि देखिए आज देश दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह से करके। ठीक है, सबसे पहले पेज पे ये छापा जाएगा। जैसे अभी संसद पे हमला हो गया, भारतीय संसद पे, है ना, पार्लियामेंट पे अटैक हो गया ना टीयर गैस से, तो जो अगले दिन का यहाँ पर जो वो आया होगा, क्या बोलते हैं उसको, अखबार। ठीक है, आज की बात होगी, आई थिंक आज कितना हो गया, आज हो गया, मैं डेट देख लेता हूँ एक बारी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 16 तारीख। ठीक है, तो आज का अखबार जब आया होगा, ये आएगा अभी तो, या 15 तारीख का अखबार ले लीजिए, 15 तारीख की सुबह की जो अखबार आया होगा उसके अंदर ऐसे छापा होगा कि देखिए भारतीय संसद पे हो गया हमला, फ्रंट पेज पे ऐसे छापा गया होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, फिर दूसरे पेज पे उससे कम महत्वपूर्ण, फिर तीसरे पेज पे उससे कम महत्वपूर्ण, फिर चौथे पेज पे उससे कम महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इस तरह से आपका खबर छापा जाता है और ये सिलसिला तब तक चलता जाता है जब तक आपका वहाँ पर जो न्यूज़पेपर है या खबर है वो समाप्त नहीं हो जाता। इसी को हम लोग यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उल्टा पिरामिड शैली के बारे में बताया गया है। पहले मुखड़ा आ जाता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात, फिर बॉडी आ जाता है, कुछ कम महत्वपूर्ण बात, फिर समापन आ जाता है, सबसे कम महत्वपूर्ण बात। ओके, इंट्रो मुखड़ा। ठीक है, यहाँ पर क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, तथ्य, स्रोत, इस तरह से यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे कि विशेष लेखन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र तथा उनमें प्रयोग होने वाली भाषा शैली के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, विशेष लेखन क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। समाचार पत्रों में सामान्य समाचारों के अलावा साहित्य, खेल इत्यादि की भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसी कार्य के अंतर्गत जब किसी खास विषय पर सामान्य से हटकर जो है सो कि विशेष लेखन किया जाता है तो इसे ही विशेष लेखन कहते हैं। यानी कि सामान्य से हट करके जो लेख लिखा जाता है उसे विशेष लेखन कहते हैं। ठीक है, अब विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र हो सकते हैं व्यापार हो गया आपका, ठीक है, अर्थव्यवस्था वगैरह हो गया, खेल मनोरंजन हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, कृषि हो गया, ये सब विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र हो गए। विशेष लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? विशेष लेखन की कोई निश्चित भाषा शैली नहीं होती है, यह उल्टा पिरामिड या फीचर शैली दोनों में लिखा जाता है। यह विषयानुसार निर्धारित होता है। विशेष लेखन में हर क्षेत्र की विशेष तकनीकी शब्दावली का प्रयोग होता है। जैसे कारोबार और व्यापार में कैसे बोल देते हैं, आज देखिए मार्केट जो है तेज दिए है,
मंदी है, सोने में उछाल आया है, पर्यावरण और मौसम को लेकर के आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। खेल को लेकर के जर्मनी ने घुटने टेके, ऑस्ट्रेलिया के पांव उखड़े, इस तरह के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमसे कि फीचर से क्या अभिप्राय है, फीचर कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषताएं बताइए। देखिए एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जोड़ करके आपसे पूछ लिया है, ठीक है। 3 क्वेश्चनों को जोड़ करके एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फीचर होता क्या है, फीचर से अभिप्राय क्या है। दूसरा है हमारा कि फीचर के कितने प्रकार होते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है कि इनकी विशेषताएं भी बतानी है, यानी कि फीचर के जितने भी प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं उसको आपको बताना है। तो फीचर का एक बेसिक सा डेफिनेशन ये है कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली होती है जिसका उद्देश्य पाठकों का मतलब होता है पढ़ने वाले को, सूचना देना, शिक्षित करना और मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है, ठीक है। तो ये फीचर होता है हमारा। फीचर जो है कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आपका होता है समाचार बैकग्राउंड फीचर, ठीक है, खोज परख फीचर, यहाँ पर साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर, ये और विशेष कार्य फीचर, ठीक है। फीचर की विशेषताओं की अगर बात करें तो फीचर की शैली कथात्मक शैली की तरह होती है, इसका आकार रिपोर्ट से बड़ा होता है, एक अच्छे एवं रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन या ग्राफिक्स का होना अनिवार्य है। एक अच्छा फीचर अगर आपको लिखना है तो उसमें फोटो होना चाहिए, ग्राफिक्स वगैरह होना चाहिए, ठीक है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती है। फीचर बोझिला नहीं होता है कि ऐसा नहीं लगता कि बोझ हमारे माथे पर रख दिया है, ठीक है। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का जवाब। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, इसमें समाचार और फीचर में अंतर बताना है। तो जो हमारा समाचार होता है यानी न्यूज़ होता है, उसके बारे में देखिए इस तरह से बताया गया है कि समाचार का कार्य पाठकों को सूचना देना होता है, जबकि फीचर के बारे में मैंने आपको बताया, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली होती है। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मेन काम होता है मनोरंजन करना, ठीक है। समाचार के अंदर इसके उद्देश्य जो होता है पाठकों को ताज़ी घटनाओं से अवगत कराना, जो लेटेस्ट में घटी घटनाएं हैं, ठीक है, ताज़ी जो घटनाएं चल रही है मार्केट में, उनसे जो यहाँ पर रीडर होते हैं, ठीक है, पाठक होते हैं, उनको अवगत कराना। समाचार के अंदर शब्दों की सीमा होती है, लेकिन यहाँ पर बताया गया फीचर के बारे में कि इसमें शब्द सीमा नहीं होती है। एक अच्छे फीचर में 200 से 2000 तक शब्द होते हैं, ठीक है। अगला है समाचार के अंदर कि इसमें लेखक के विचारों या कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। समाचार के अंदर कि भैया जो न्यूज़ आ रहा है वही न्यूज़ आपको छापना पड़ेगा, लेकिन फीचर के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें लेखक की कल्पना और विचारों को भी स्थान मिलता है, ठीक है। और बात करें तो आपका समाचार के अंदर जो होता है फ़ोटो का होना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन एक अच्छे फीचर के अंदर फ़ोटो और ग्राफिक्स का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो आपका 8वां क्वेश्चन है इसको समझ लीजिए। पत्रकार के प्रकार आपको बताने हैं। तो देखिए पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, ठीक है। पूर्णकालिक पत्रकार कौन होता है? जो किसी समाचार संगठन के लिए नियमित वेतनभोगी होता है। मान लीजिए एक पत्रकार है जिसको महीने का 20,000 रुपये 20K रुपीज़ मिल रहा है, तो वो एक समाचार संगठन में काम करेगा प्रॉपर, महीने में 300 दिन या 28 दिन, जितना दिन भी उसका ड्यूटी लगेगा वो जाएगा, काम करेगा और आएगा घर पे, ठीक है। तो ये हो गया पूर्णकालिक पत्रकार। एक होता है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार कौन होता है? एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला अंशकालिक पत्रकार होता है। मान लीजिए कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना करके काम करते हैं ये होते हैं अंशकालिक पत्रकार। एक होता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या होता है? स्वतंत्र पत्रकार होता है जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए जो है लिखते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा पैसा देता है उनके लिए ये काम करते हैं, ये फ्रीलांसर कहलाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला है बीट किसे कहते हैं। तो देखिए बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट है। खबरें कई तरह की होती हैं, जैसे राजनीति वाली, आर्थिक वाली, आपराधिक यानी क्राइम वाली, खेल वाली, फिल्म वाली, कृषि वाली, ठीक है। तो इस तरह की खबरें होती हैं, न्यूज़ होती हैं। संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रख करके किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहा जाता है, ठीक है। जिस भी संवाददाता का जिसके अंदर इंटरेस्ट है वो वाला सेक्टर उसको पकड़ा दिया जाता है कि भैया आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, चलो भैया स्पोर्ट्स के ऊपर लिखो,
लिखो, ठीक है, स्पोर्ट्स के ऊपर बात करो। अगला, किसी को यहाँ पर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, चलो भैया आप पॉलिटिक्स को देख लो, है ना। तो संवाददाताओं का जो काम का विभाजन किया जाता है उनकी दिलचस्पी के आधार पर, ठीक है, उनका इंटरेस्ट के बेसिस पर, मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहा जाता है, मीडिया की लैंग्वेज में। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें देखिए क्या है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर बताना है। तो देखिए, बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता का उस क्षेत्र के संबंध या विषय में सामान्य जानकारी या रुचि होना पर्याप्त होता है बीट रिपोर्टिंग के अंदर। लेकिन अगर आप विशेषीकृत रिपोर्टिंग करते हैं तो इसके अंदर उस विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण होता है। पत्रकार को उस विषय की विशेष जानकारी होनी चाहिए, जो भी सेक्टर वो चुन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि विशेष लेखन किसे कहते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, ये रिपीट हो गया आपका, इसको इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन है कि अखबार में समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं। तो अखबार में ज़्यादातर जो समाचार है वो आपका उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इस समाचारों में किसी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक आपका समाचार खत्म नहीं हो जाता। इसे उल्टा पिरामिड शैली। बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इसका पार्ट 2 वाला वीडियो चाहते हैं, इसी आपका बुक का एक पार्ट 2 वाला वीडियो लेकर के मैं तो आना चाहता हूँ, वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिसके अंदर और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप 20 सैम्पल पेपर के PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। ये जो 20 सैम्पल पेपर है इसका प्राइस है 199 रुपीज़, लेकिन अभी आपको ये डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, 50% की छूट पे मिल रहा है, यानी 50% ऑफ मिल रहा है आपको। केवल 99 रुपये में आपको 20 सैंपल पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से आपका एक सैंपल पेपर का जो प्राइस पड़ा वो केवल 5 रुपये पड़ा, ठीक है। तो आज ही ये 20 सैंपल पेपर्स लीजिए और अपने जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर ढंग से कीजिए। बाकी आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या इसका पार्ट 2 वाला वीडियो लाना चाहिए, जिसमें और भी हम अभिव्यक्ति और माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।